हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जो टॉपिक था ह्यूमन स्पर्म, मानव शुक्राणु पे किस तरह के वाइवा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर के कल मैंने वीडियो अपलोड किया था। और उसमें एक मेरे स्टूडेंट चंदन चौधरी के द्वारा कमेंट किया गया था कि एक लेक्चर आप डीएनए का भी बनाइए, डीएनए से संबंधित वाइवा वाले प्रश्न जो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज मेरा जो दूसरा वीडियो है वो टॉपिक डीएनए है। डीएनए और डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विकुंडली जो संरचना होती है, उसको लेकर के मैंने आज ये अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीएनए क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन एग्जामिनर का यही रहेगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम सबको पता होना चाहिए, आप सबको, कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो या राइबोज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सुगर होता है, राइबोज सुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डीएनए का पूरा नाम है। दूसरा कह रहा है डीएनए से आप क्या समझते हैं। प्रश्न दूसरा बन सकता है कि डीएनए से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है उनके बहुलक होते हैं। डीएनए जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बहुलक होते हैं। तो डीएनए से आप क्या समझते हैं, तो कह सकते हैं हम कि डीएनए यह क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बहुलक होते हैं। 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 बहुलक होते हैं। हाँ, डीएनए का पूरा द्विगुण संरचना जो हेलिकल संरचना है उसका क्लास में पूरा लेक्चर मैंने दे चुका है। आज बस यहाँ एक छोटा सा डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल यहाँ बताएंगे। डीएनए से आप क्या समझते हैं। तो डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बहुलक होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो अगर एनिमल सेल है तो डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है। अगर एनिमल सेल की बात है तो वहाँ एनिमल सेल में जो डीएनए होता है वो जो होता है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ लिख दे रहे हैं डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, ठीक है। डीएनए का कार्य क्या है। तो डीएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और उसके साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण के साथ साथ ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण का कार्य करता है। तो डीएनए का कार्य प्रोटीन निर्माण और प्रोटीन निर्माण के साथ साथ आनुवांशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ये जो भी क्वेश्चन है इसको जो दे रहे हैं, इसके पहले वाले जो वीडियो मानव शुक्राणु था उसका भी आप लोग नोट बना लीजिए और इस प्रश्न को भी नोट बना करके इसे तैयार कर लीजिए। डीएनए का कार्य क्या है, प्रोटीन निर्माण और आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। अगर डीएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, डीएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। यहाँ देखिए प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। डीएनए में जो क्षारक होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में क्या क्या होते हैं, प्यूरिन में होते हैं एडेनिन और गुआनिन होता है। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन होता है। पायरिमिडीन जो होते हैं इनमें होता है साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन और पिरिमिडीन में क्या होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, ठीक है।
डीएनए में कौन कौन क्षारक होते हैं, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, ठीक है। अगला क्या करें, डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये जो होते हैं किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के। तो डीएनए में नाइट्रोजन और क्षारक किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो नाइट्रोजन से क्षार होते हैं वो जुड़े होते हैं। अच्छा, इसमें जो होता है एडेनिन जो होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और थाइमिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की, तो सबसे पहले डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक मिसर ने। एक मिनट, थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर, मिसर ने डीएनए की सबसे पहले खोज की थी। अलग प्रश्न है कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी, तो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जो सीढ़ी नुमा लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। ये तो वेरी वेरी आईएमपी आप लोग के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक 1953 में 1953, ठीक है। डीएनए की द्विगुणित संरचना का जो खोज था वो वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, दो जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी होती है। दो जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी हम फिगर बना रहे हैं, पहले सारे प्रश्न को हल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एक छोटा सा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फिगर हम ड्रा करके आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। दो जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। अलग रहा कि डीएनए को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो क्या होगा। डीएनए को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। और एक डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में जो होता है राइबोज शर्करा होती है। क्या होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में राइबोज शुगर कहते हैं, राइबोज शर्करा होता है, ठीक है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो राइबोज शर्करा। और अगर आया कि देखिए ये जो प्रश्न है अंतिम वाले, ये जो प्रश्न लेकर के आया है, ठीक है ना, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे हैं कि डीएनए खंडों को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं। डीएनए खंडों को किस एंजाइम की सहायता से हम जोड़ते हैं, ठीक है। और डीएनए खंडों को किस एंजाइम के द्वारा काटा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो डीएनए खंड को किस एंजाइम के साथ जोड़ते हैं, तो लाइगेज। वेरी वेरी आईएमपी, लाइगेज जो एंजाइम होता है वो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। और एक एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है, जो जिसको आणविक कैंची भी कहते हैं, आणविक कैंची या जैविक कैंची भी कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को वो क्या करता है, डीएनए खंडों को काटने का या उसको तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये समझ लीजिए कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुविकल्पी के लिए आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि डीएनए खंडों को तोड़ने वाला एंजाइम और डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया था, ठीक है। ये तो पूरा ये जो है संग्रह था वो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए से संबंधित था। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देख करके वीडियो, और इसे आप एक बार नोट कर लीजिए।
चलिए अब इसका जो है हम थोड़ा सा हेलिकल स्ट्रक्चर बना दें और हेलिकल स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसे क्लास में तो काफ़ी डीपली बताया गया है, फिर यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर बना कर बता दे रहे हैं। ये जो होता है डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्वेश्चन पूछता है कि दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ये प्रश्न हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये समझ जाइएगा कि इसको ध्यान रखिएगा। ये जो दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। और एक चक्कर पूरा करने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या यूँ कहें कि यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक के बीच की एक चक्कर पूरा करने में, एक कुंडलन पूरा जो करने में इसकी जो दूरी होती है, लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। एक प्रश्न ये हम इसमें लिखवाते हैं, दो जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी होती है। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं, यहाँ जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षारक जो जुड़े होते हैं उनमें देखिए क्या होता है, ये जो होता है डबल बॉन्ड एडेनिन थायमिन से, उसके वजह से गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन साइटोसिन से, फिर अल्टरनेट होता है तो थायमिन एडेनिन से डबल बॉन्ड, फिर साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड की होता है। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसमें 5 जोड़ी जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और यानी कि एक कुंडलन पूरा होने में कुल 10 जोड़ी जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक कुंडलन पूरा जो होता है, एक श्रृंखला जब पूरी होती है तो इसमें कितने नाइट्रोजन स्पेस होते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से यहाँ तक एक कुंडल पूरा होने में कुल 10 नाइट्रोजनी बेस होते हैं, 10 जोड़ी, ठीक है। और इनके बीच दो जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच का दूरी जो होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलन जब पूरा हम कर रहे हैं तो कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार इसमें लग रहे हैं, तो कुल 10 लग रहे हैं। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए एक जो दो जोड़ी नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो कुल एक कुंडलन पूरा होने में कितने जोड़ी नाइट्रोजन बेस लग रहे हैं, 10 जोड़ी। तो 3.4 दो जोड़ी बीच में तो 10 जोड़ी है, तो 3.4 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है ये पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ठीक है। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना होता है, जिसको मॉडल को किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। चलिए उम्मीद है कि आप सब बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एग्जामिनर के सामने बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।